हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई में मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, अपन एसएससी जीएल प्री जो 2024 में आपके पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैंने जो 9 सितंबर को आपका पेपर हुए थे तीनों शिफ्ट के, वो तीनों शिफ्ट के मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिए और एक बहुत ही इजी वे में मैं आपको सॉल्यूशन करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक जो आपका शिफ्ट है उसका जो सॉल्यूशन मैं करवा रही हूँ उसको अच्छे से करते हुए चलना है और अच्छे से अपन को पढ़ाई करके, मतलब ये जो आपके मैं करवा रही हूँ, ये पेपर जो करवा रही हूँ वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो हर शिफ्ट को अपन को देखना है। ये एसएससी नहीं है, आपका बैंक हो, आपका रेलवे हो या फिर आपका जो स्टेट में होते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से अपन को हर क्लास को करना है। और देखिए, आज अपन 10 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको कंटिन्यू देखना है, पूरे वीडियो को देखना है और जो भी आपको जहाँ पे भी समझ में नहीं आता आप मतलब कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में मेरे को ये चीज समझ में नहीं आएगी। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या क्या था। यदि तीन संख्याओं का योग 18 है और उनके वर्गों का योग 36 है तो उनके घनों का योग और उनके गुणनफल के 3 गुने के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं तीन संख्याएं मान लेती हूँ। एबीसी है, तीन संख्या एबीसी, इनका योग क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी आपको कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ठीक है, और उनके वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, 36 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, इसने पूछा क्या, उनके घनों का योग, घनों का योग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, घनों के योग और उनके गुणनफल के 3 गुने। उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, इसके 3 गुने के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपको पता करना है। देखिए, ये लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये अलजेब्रा में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। अपन को दिया हुआ क्या क्या है, ये अपन को पता करना है। ए प्लस बी प्लस सी अपन को दे रखा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन को दे रखा है। लेकिन ए बी, इसमें देखो मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस का यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अपन को चाहिए क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये पता करना है। ये पता कैसे कर सकते हैं अपन, देखिए ये कैसे पता कर सकते हैं, यदि मैं इसका स्क्वायर कर लूं, ठीक है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 324 हो जाएगा। अब देखो ये अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है, 36। तो देखिए यहां से अपन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल सकते हैं कैसे, 324 माइनस 36 बटे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो अपन करेंगे कितना आ जाएगा, ये देखो 11 में से 3 जाएगा तो 8, यहाँ पे 288 बच जाएगा और इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 144। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना आ रहा है अपने पास में, 144 आ रहा है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 18, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है, 36। ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपने पास में कितना निकल के आया है, 144, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 18 और 136 में से आपका 144 में से 36 जाएगा तो माइनस का क्या बच जाएगा आपके पास में, 144।
8 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 को ये माइनस का आएगा और 18 को 108 से इंटू करेंगे तो 18 को 8 से इंटू करेंगे तो 144, तो ये 44 आ जाएगा। और 18 को 1 से इंटू करेंगे तो 18 और 1 हाथ से का जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 19, माइनस के 1944 आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक इजी आपको अलजेब्रिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। यदि अलजेब्रा का फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन। दो मित्रों राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है और रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है, तो माया देवी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दो है, एक तो है राम, एक है रवि। ठीक है, इनकी आयु में 7 वर्ष का अंतर है। मैंने राम की आयु मान ली x, तो देखिए सोहम की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है, राम की आयु मैंने कितनी मान ली x मान ली, तो सोहम की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, 7 वर्ष का आयु का अंतर है। तो अब देखो आपको आगे क्या बोल रहा है, राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है। माया देवी है, इनकी जो आयु है वो राम की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु x है तो माया देवी की आयु 3x हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, और रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुना है। एक कौन है? सोहम है। तो रवि की जो आयु है ना वो सोहम की आयु का 4 गुना है। तो देखिए सोहम की आयु क्या हो जाएगी, रवि की आयु का 1/4 हो जाएगी। भाई रवि की आयु सोहम की आयु का 4 गुना है, तो सोहम की आयु रवि की आयु का 1/4 हो जाएगी। तो सोहम की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 7/4। ठीक है, ये हो जाएगी। अब देखो माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी और सोहम की आयु में जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 65 वर्ष दे रखा है। ठीक है, और आपको माया देवी की आयु पूछी है, तो देखिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे हो जाएगा ये 12x माइनस x और ये कितना हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 65। ये 4 इधर जाके इससे इंटू जाएगा। तो देखिए अब कितना आएगा आपके पास में 11x बराबर प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसको इंटू करेंगे 5 4 20, 6 4 24 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 26। ठीक है, इसमें से अपन 7 को माइनस करेंगे। देखो 11x बराबर कितना हो जाएगा 260 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा। ठीक है, 11x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 253 आ गई। तो देखिए x क्या आ जाएगा 11 दूना 22 और आपका कितना बच जाएगा 23। x की वैल्यू कितनी आ रही है 23। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है माया देवी की आयु, और माया देवी की आयु कितनी है 3x है, मतलब 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 69 ईयर क्या आ जाएगी माया देवी की आयु आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, कोई बस शुरू में किसी दूरी को का 1/3 भाग 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, दूरी का अगला 1/3 भाग 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है और अंतिम का 1/3 भाग 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, औसत चाल इक्वल्स टू कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल समय। अब इसमें दूरी नहीं दे रखी, इसने वो दे रखा है शुरू का 1/3 भाग इस साल से, फिर अगला 1/3 भाग इस साल से और 1/3 भाग, ऐसे 3 भाग दे रखे। मैंने मान लिया टोटल दूरी कितनी है 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर कुल दूरी कितनी मान ली मैंने, कि माना कुल दूरी आपकी कितनी है 3 किलोमीटर है, तो कुल दूरी कितनी आ गई 3 बटे समय। समय क्या होता है दूरी बटे समय। तो देखिए शुरू का 1/3 भाग मतलब 1 किलोमीटर को किस साल से तय कर रही है 40 किलोमीटर पर घंटे। आगे का 1/3 मतलब 1 भाग 1 किलोमीटर को किस साल से तय कर रही है 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और लास्ट का जो 1/3 भाग मतलब 1 किलोमीटर इसको किस साल से 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय कर रही है।
तो देखिए इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 ऊपर 3 है, नीचे 10 ले जाएंगे, 10 तो ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4, 5 और 6 का अपन एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा आपका 60, इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे देखो 4 का भाग देंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 का भाग देंगे तो 60 में 12 आ जाएगा, और 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 60 भी ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1800। ऊपर तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 15 और 12 27, और 10 कितना आ जाएगा आपका 37। ठीक है, अब देखिए अपन 37 का भाग दे लेते हैं किसमें, 1800 में। देखो 1800 में 37 का भाग देते हैं अपन। ठीक है, तो ये देखो 6 बार देंगे, अच्छा 4 बार जा रहे, देखो 5 बार देते हैं 37 में, 5 का भाग देते हैं, वो 5 से इंटू करते हैं तो 5 7 35, हाथ में दिन 5 से 15 और 3 185, ज्यादा बार चला जाता मतलब 4 बार ही जाएगा। 37 को 4 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाए, आ जाएगा आपका 4 3 12 120 और 7 चौक 28, 148 आ जाएगा। ठीक है, 4 बार जाएगा, कितना बच गया यहाँ पे देखो 2 और ये 32 बच गया, फिर 0। अब देखिए आपके पास 48 भी है 46 भी है, यदि इसको 8 से 24, अच्छा 8 से इंटू करते हैं इसको तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 7 56, हासिल में 5, 8 से 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका 29। मतलब किसके लोगों का आ रहा है आपका 48, और एक ही ऑप्शन में 48, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 48.65 इसका आंसर आ जाएगा, 48.65 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी, उसकी औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, तो इजी था। देखिए आगे वाला क्वेश्चन। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। 19 नवंबर 2019 को डीलर से एक सामान खरीदा, बिल रुपए 5480 का हुआ। ठीक है, उसने 10 नवंबर को भी कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल मूल्य 9800 रुपए था। उन्होंने इस बार दोनों बिल का भुगतान किया और कुल राशि का नगद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% छूट और खरीद के समय नगद भुगतान के लिए 5% की छूट की योजना देता है तो रमेश द्वारा 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, एक डीलर है, उसने 19 नवंबर 2019 को कुछ सामान खरीदा था। ठीक है, और उसका बिल मूल्य कितना है, 5480 रुपए हुआ। ठीक है, उसने 10 नवंबर को भी कुछ सामान खरीदा था और उसका मूल्य कितना हुआ था, 9800 हुआ था। ठीक है, अब देखिए नगद भुगतान पे तो वो 5% की छूट दे रहा है। नगद भुगतान कौन से का दे रहा है, उसने 19 नवंबर को ही दिया है। पूरा भुगतान कब किया है, उसने पूरा भुगतान 19 नवंबर को किया है। ठीक है, तो देखिए 19 नवंबर को पूरा भुगतान किया है। 19 नवंबर पे ये तो नगद भुगतान करेगा 5480, क्योंकि 19 नवंबर को इसने ये सामान खरीदा था और बिल की राशि कितनी थी अपने पास, 5480 थी। तो इस पे तो उसको 5% छूट मिलेगी। तो देखिए इसके तो कितने रुपए देगा वो, 95%, 95/100 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, और ये कब खरीदा था उसने, उसने ये खरीदा था 10 नवंबर को। ठीक है, और जो 10 दिनों के भीतर भुगतान करता है तब कितनी छूट मिलती है, 2% की छूट मिलती है। तो इसका कितना मूल्य देगा, वो 98% देगा इसका। तो किससे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, परसेंट को हटाएंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटते हैं 19 बार, ये 2 बार, फिर इसको 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 274 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इतनी राशि की तो भुगतान करेगा ना। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, 19 4 76, हासिल में कितना हो जाएगा 7, और 19 7 133 और 7 कितना हो जाएगा 140, तो हासिल में कितना चला जाएगा 14 चला जाएगा। 19 दूना 38, 38 और 14 कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखो 98 इंटू 98 का स्क्वायर आपको पता है, ट्रिक होती है इसकी कि क्या करते हैं, 98 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, तो इसको क्या लिख देंगे 0 4, और 98 में से 2 जाता है तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा।
ठीक है, देखिए इसको सोल्व करेंगे। 6 और 4 10, हासिल में 1 चला जाएगा। 6 और 2 8 और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। 14,810 रुपए का वो क्या करेगा, टोटल भुगतान करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दिखने में एक बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इसका सोल्यूशन बिल्कुल इजी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक मनी बैग में क्रम से 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। यदि उस बैग में कुल राशि 180 रुपए है तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिक्कों का जो प्रकार है वो कैसा कैसा है आपके पास में, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। और सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो क्या है, वो है आपके पास में 3:5:7। ठीक है, तो देखिए इस यहाँ से अपन कुल राशि का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कुल राशि का अनुपात निकाल लेंगे क्योंकि अपन को कुल राशि दे रखी है। ठीक है, कुल राशि का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 है तो टोटल राशि कितनी हो गई 3। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 है तो टोटल राशि कितनी हो गई 25। और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 7 है तो टोटल राशि कितनी हो गई 70। तो देखिए वैसे तो अपन को कितनी दे रखी है, 180 रुपए टोटल राशि दे रखी है। ठीक है, लेकिन अनुपातों में टोटल राशि कितनी हो गई 70 और 25 कितनी हो जाएगी 95। 95 और 3 कितनी हो जाएगी आपकी 98। देखिए यहाँ पे 180 नहीं 980 है। ठीक है, टोटल राशि अपन को क्या दे रखी है, देखिए यहाँ पे अपन को टोटल राशि दे रखी है 980 रुपए। ठीक है, तो 980 अपन को टोटल राशि दे रखी है, जबकि अनुपातों में टोटल राशि कितनी आ रही है 70, 25, 95 और 3 98 आ रखी है। ठीक है, आपको पूछा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या के लिए किससे इंटू कर दोगे आप, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है तो किससे इंटू करोगे 7 से। तो देखिए 10 बार कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा आपके पास में 70 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, 750 सेंटीमीटर वाली एक वर्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 9 किलोमीटर पर घंटा और 13.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे पुनः ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। देखिए अपन को टाइम पता करना है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बटे चाल। ठीक है, और तो देखिए डिस्टेंस क्या दे रखी है, अपन को डिस्टेंस दे रखी है 750 मीटर दे रखा है। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी, देखो दो व्यक्ति हैं और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड लेते हो, रिलेटिव स्पीड जब एक ही साइड में जा रहे हैं तो क्या आती है, दोनों की चालों का अंतर होता है। तो 9 और 13.5 का जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 4.5 किलोमीटर पर घंटा। देखिए आपको जो वो डिस्टेंस दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, तो अपन को जो रिलेटिव स्पीड है उसको भी क्या किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए देखो इससे को किससे इंटू कर दू, 5/18 से इंटू कर देती हूँ। ठीक है, तो ये अब किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 पॉइंट हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक 0 और लग जाएगा। ठीक है, 9 से काटते हैं 9 5 45, ये 2 बार कट जाएगा। और 25 से काटते हैं तो कितनी बार 300 बार, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 600 सेकंड आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, किरण ने दो व्यक्तियों को रुपए 4000 का एक भाग 8% प्रतिवर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया। उसे 300 रुपए 352 का वार्षिक साधारण ब्याज मिला, तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को, ये है आपका साधारण ब्याज का, लेकिन इसमें यदि अपन एलिगेशन लगाते हैं तो इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। देखिए एलिगेशन कैसे, पूरे 4000 पे उसको कितना 352 क्या मिला है, वार्षिक साधारण ब्याज मिला है। तो देखिए अपन पता कर लेते हैं कि टोटल जो उसके प्रतिवर्ष की दर है वो टोटल, मतलब यहाँ पे तो टुकड़ों में बता रखी है कि एक टुकड़े को उसने 8% पे और दूसरे भाग को उसने 10% पे। अपन पता कर लेते हैं कि ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो कितनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, 352 ब्याज मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 4000 पे, इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है, 100 से ये परसेंट में आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 से काटते हैं तो 10 बार और ये कितनी बार 88 बार कट जाएगा। तो कितनी आ जाएगी ओवरऑल ब्याज की दर वो आ रही है, वो कितनी आ रही है
8.8% आ रही। उसने एक भाग पे जो ब्याज लिया है वो कितना 8% और दूसरी भाग पर कितना ब्याज दर कितनी है 10% और ओवरऑल अपने पास में जो ब्याज दर आई है वो कितनी है 8.8%। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास में राशि का अनुपात आ जाएगा कि उसने कितनी राशि किस अनुपात में दी है, 8% पे कितनी राशि दी है और 10% पे कितनी राशि दी है। तो देखिए यहाँ पे 10 में से 8.8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.2 और यहाँ पे 8.8 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका और 4 से काटेंगे 3 और ये 2, मतलब उसने जो राशि दी है उसका अनुपात क्या आ गया 3:2 आ गया। टोटल राशि कितनी थी अपनी 4000 थी, ठीक है। यहाँ पे अनुपातों में टोटल राशि कितनी आ गई 3 और 2 5। अब इसने बोला है कि 10% पर उधार देगी राशि, 10% पर उधार देगी राशि का रेशियो कितना आ रहा है 2, तो इंटू कर देंगे किससे 2 से, तो कितना आ जाएगा 5 × 40 और कितना आ जाएगा आपका 16,000 रुपए उसने क्या किया था 10% की दर पर उधार दिया था, ठीक है। तो एलिगेशन लगा के इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी दो वृत्त आपके स्पर्श कर रहे हैं तो उनकी जो सीधी उभयनिष्ठ रेखा आती है स्पर्श रेखा डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसकी जो लेंथ ज्ञात करते हैं वो कैसे करते हैं 2 × R1 × R2। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को R1 R2 दे रखा है, R1 18 सेंटीमीटर और R2 कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे इसको। देखिए इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 18 को 9 × 2 और इसको क्या लिख सकती हूँ 4 × 2, ठीक है 4 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 9 और 4 बाहर निकलेगा तो 9 क्या बन जाएगा आपका 3 और 4 2 और अंदर क्या बन जाएगा आपका √6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 √6 क्या आ जाएगा डीसीटी की लंबाई आ जाएगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई आ जाएगी, ठीक है बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, एक्स वाई और जेड किसी तल पर 3 बिंदु है जिसमें एक्स वाई = 11 सेंटीमीटर, वाई जेड = 13 सेंटीमीटर और एक्स जेड = 24 सेंटीमीटर है। बिंदु एक्स वाई और जेड से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या बोल रहा है 3 बिंदु है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई 11 सेंटीमीटर, वाई जेड कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक्स वाई और वाई जेड का जो मान है वो कितना आ रहा है 24। तो देखिए यदि इन दोनों का योग कितना आ रहा है 24, तो तीसरी वाली भुजा भी आपको 24 दे रखी है, तो वो 24 तो इस पे ही लेट जाएगी, मतलब इसी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 24 है, तो इससे तो कोई वृत्त बनेगा ही नहीं, ठीक है। इन दोनों भुजाओं का योग भी 24 आ रहा है, जबकि तीसरी भुजा जो तीसरा आपको पॉइंट दे रखा है तीसरी भुजा एक्स जेड वो भी आपको 24 आ रहा है। तो जब भी ऐसा आ जाता है कि इक्वल आ रहे हैं तो इसी लाइन पे आ जाएगा, इससे कोई वृत्त ड्रॉ ही नहीं होगा आपका। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि 0 इससे 0 वृत्त बनेंगे, ठीक है। और देखिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है था आपका, 3 पाइप पी क्यू और आर एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, कितने समय के बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए। देखिए सबसे पहले अपन पी क्यू और आर की कैपेसिटी पता कर लेते हैं। देखिए पी कितने घंटे में भर रहा है, पी भर रहा है 40 मिनट में, क्यू भर रहा है 80 मिनट में और आपका आर कितने में 120 मिनट में भर रहा है। तो यहाँ से देखो टंकी की कैपेसिटी पता करेंगे वो कैसे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। तो देख पाइप पी की जो कैपेसिटी आएगी वो कितने आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। पाइप क्यू की कैपेसिटी कितने आ जाएगी 3 आ जाएगी और पाइप आर की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। इसने क्या बोला शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, कितने समय के बाद पाइप क्यू और आर को बंद, देखिए क्यू और आर पाइप को बंद कर रहे हैं जबकि पी तो आपका शुरू से लेके एंड तक चल ही रहा है, ठीक है। तो देखिए जो आपका पाइप पी है वो 1 मिनट में कितने भाग को भरता है 6 भाग को भरता है
तो 30 मिनट में, आधे घंटे में पूरी टंकी भर रही है, मतलब पाइप पी आपका आधे घंटे तक चला होगा। तो आधे घंटे में पाइप पी कितने भाग को भरा होगा? यदि 1 मिनट में 6 भाग को, तो 30 मिनट में कितने भाग को भरा होगा इसने? 180 भाग को। मतलब 240 में से 180 भाग तो किसने ओनली पाइप पी ने भरा होगा। ठीक है, शेष जो आपका कितना बचा है? शेष जो 60 भाग वो किसने भरा है? पाइप क्यू और आर ने भरा है। तो देखिए पाइप क्यू और आर को मतलब ये 60 भाग भरने में कितना टाइम लगा होगा, ये अपन पता कर लेते हैं। देखो क्यू और आर दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 5 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12 मिनट। 12 मिनट में क्यू और आर ने 60 भाग भरा होगा, मतलब 12 मिनट बाद में क्या कर दिया गया? क्यू और आर को बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 60 भाग भरा, 12 मिनट में भर दिया था इन्होंने। तो क्यू और आर को कितने समय बाद में बंद कर दिया गया था? 12 मिनट के बाद में बंद कर दिया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही 11 नंबर क्वेश्चन। यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 12 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एल्जेब्रिक फॉर्मूले जो मैंने एल्जेब्रा वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है कि यदि a प्लस 1/a आपको n दे रखा है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 12। तो n स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 140 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका? 142 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखो 10 मीटर लंबा एक खंबा जमीन से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार ए बी पर तिरछा टिका हुआ है। ज्ञात कीजिए कि खंबे का पाद दीवार से कितनी दूरी पर है। देखिए क्या बोल रखा है कि 10 मीटर लंबा एक खंबा है, ये खंबा है 10 मीटर लंबा। ठीक है, इससे क्या है? जमीन से 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार ए बी पर तिरछा टिका हुआ है। अच्छा, खंबा टिका हुआ है, मैंने मान लिया कि ये दीवार है और ये खंबा टिका हुआ है किस पे? इस पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और ये खंबा है और ये क्या है आपका? ये खंबा है और ये क्या है? आपकी दीवार है ए बी। ठीक है, इस पे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टिका हुआ है इस पे। तो ज्ञात कीजिए खंबे का पाद दीवार से कितनी दूरी पर है। खंबे का जो ये पैर है ये इस दीवार से, मतलब ये वाले डिस्टेंस अपन को पता करनी है। इसको सी मान लू तो 20 से आपको पता करना है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो यदि आपको 30, 60 और 90 का आपको पता है कि जब 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण दे रखा है तो जो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 1:√3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपन को दे क्या रखा है? दीवार की लंबाई दे रखी, इसके खंबे की लंबाई दे रखी है कितनी? 10 मीटर। मतलब 90 के सामने वाला अपन को दे रखा है, 90 के सामने वाला अपन को 10। यहाँ पे देखो 90 के सामने के जो अनुपात है वो कितना है? उसका भुजा कितना है? 2। ठीक है, अब अपन को क्या पूछा है इसने पूछा है कि ज्ञात कीजिए खंबे का पाद दीवार से कितनी, ये वाली दूरी पूछी, मतलब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पूछी है। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है? √3 है। तो कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे तो 5, और कितनी आ जाएगी दूरी? 5√3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 47 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। देखिए इसको यदि मतलब ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे और उसमें 47 का भाग देंगे, लेकिन देखो 47 का पहाड़ा भी याद नहीं होता तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको देखो उस मेथड से करेंगे ना तो ज्यादा इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो क्या हो जाएगी आपकी? 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसको 47 से विभाज्य कर 47 से भाग देते हैं पर। अब सबसे बड़ी संख्या आपकी ये तो है नहीं। ठीक है, इसमें 47 का भाग जाएगा नहीं, तो देखिए क्या कौन सी हो जाएगी? यदि 47 का भाग जाता है तो यही हो जाएगी, यदि नहीं जाता है तो देखिए कौन सी संख्या आएगी। 47 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 बार चला जाएगा और कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। ठीक है, कितना शेष बच गया आपका? 5, फिर 9 आ जाएगा, एक बार जाएगा 47। ठीक है, कितना शेष बच जाएगा यहाँ पे आपके पास में? ये बच जाएगा 12। उसके बाद में फिर से अपन ये वाला 9 उतारते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कितनी बार जाएगा? अब आपका अभी भी 2 ही बार जा रहा है, तो देखिए 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास में? 47 दूना 94, तो ये आ गया 5, 35 आ गया।
ठीक है। अब लास्ट में कितना है, ये 9 और उतारेंगे। अब देखो अब कितनी बार जा रहा है 47 का भाग, ये देखो 30, 7 से देते हैं, 7 7 49, हासिल में से 7 चौका 28 और 4 32, ठीक है। अच्छा 8 से देते हैं तो कितना, 8 का 56, हासिल में 5, 8 चौक 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा 37, ये तो बड़ा चला जाएगा, तो कितनी बार, 7 बार जाएगा, ठीक है। 7 बार जाएगा, कितना आएगा, 2 वो 329 आ जाएगा। अब देखिए इसको घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, मतलब क्या करेंगे 30 बच रहा है, 30 एक्स्ट्रा बच रहा है अपन को, तो क्या करते हैं इसमें से 30 माइनस कर देते हैं अपन, तो वही संख्या क्या आ जाएगी आपकी, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो देखिए इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये 69 बन जाएगा, और 99,969, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। तो ऑप्शन से करते हैं तो मान लो चलो इसमें तो सेकंड ऑप्शन था, और अपन वैसे भी बड़े से बड़ा ऑप्शन इसको देखते हैं, फिर इसको देखते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इससे अच्छा मेथड से कर रहे हैं तो ज्यादा इजीली सोल्व कर लिए पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका सिंप्लीफिकेशन से आया था, एक क्या था क्वेश्चन, 15 भाग 3 ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 9 भाग 18 ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 4 भाग 8 इंटू 2, इसको आपका मान, इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए, क्या होता है बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद में ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर आपका आता है डिवीजन या भाग आता है, फिर आपका मल्टीप्लीकेशन आता है, फिर एडिशन, और फिर क्या आता है आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, फिर उसके बाद में ऑफ या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, फिर डिवीजन आपका या फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई इंटू, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से तो आप किसी को भी कर सकते हैं, योग और माइनस में से आप किसी को भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन को ऑफ को सोल्व करना है, इसमें कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं दे रखा, तो ब्रैकेट तो है नहीं, इसके बाद में किसको सोल्व करेंगे अपन, ऑफ को। देखिए दो जगह ऑफ है, और ऑफ का मतलब होता है का, मतलब इंटू करना होता है इसको। तो देखिए सबसे पहले अपन ऑफ को सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, ये भाग ऑफ को सोल्व करेंगे, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर इंटू में 2 है प्लस 9 भाग, देखो 18 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, फिर इंटू 4 माइनस 4 भाग 8 इंटू 2। उसके बाद में देखो ऑफ सोल्व हो गया, उसके बाद में क्या आएगा आपका डिवीजन, मतलब भाग आएगा। तो देखिए भाग को सोल्व करेंगे अपन सबसे पहले, 15/6 इंटू 2 प्लस 9/36 इंटू 4, ठीक है, माइनस 4/8 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे अपन सोल्व करते हैं तो 2 से इसको 3 बार काटेंगे, और 3 से ये कितनी बार 5 बार कट जाएगा। उसके बाद में 4 नाम 36, नीचे 36 से कट जाएगा, ठीक है। ये देखो 4 दूना 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना बच गया आपका 5, प्लस यहाँ 1 बच गया, और ये कितना हो गया माइनस का 1, तो 1 से प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा आपका आंसर, आंसर आपका 5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन 15 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले वर्ग को चित्रित किया गया है, ठीक है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वर्त में शामिल नहीं है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज के प्रत्येक केंद्र को क्या मान रहे हैं, प्रत्येक जो शीर्ष है उसको केंद्र मान के वृत्त खींच रहे हैं, और वृत्त कितना, इस त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई का, मैंने मान लिया इसकी आधी लंबाई यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो आपका वृत्त ये बन जाएगा, ठीक है, एक वृत्त आपका क्या बन जाएगा, इस शीर्ष को मान के अपन आधी भुजा की लंबाई के बराबर वृत्त खींचेंगे, और एक आपका कौन सा, इसको शीर्ष, इस शीर्ष को केंद्र मान के एक त्रिभुज और खींचेंगे, एक वृत्त और खींचेंगे, तो एक क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए कौन से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वर्त के अंदर नहीं है। भाई इस त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल पता करना है जो इन वर्तों में नहीं आ रहा। तो देखिए कौन सा भाग नहीं आ रहा वर्त में, ये वाला ही तो नहीं आ रहा ना,
ठीक है, ये वाला भाग क्या हो रहा है, वर्त के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखिए ये इस भाग का क्षेत्रफल पता करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये क्या है आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए 60 120 और 60 180, तो देखिए एक वर्त होता है उसका जो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का, लेकिन यहाँ पे 80 डिग्री का। यदि इन तीनों को, ये तीनों त्रिज्य खंड है, इनको मिलाते हैं अपन तो एक अर्धवर्त बन जाएगा क्या, 180 डिग्री का, 60 60 और 60 180 डिग्री, मतलब एक अर्धवर्त बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस पूरे समबाहु त्रिभुज में से अपन अर्धवर्त, अर्धवर्त को का जो क्षेत्रफल है वो माइनस कर देते हैं, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा आपके पास में। तो देखिए जो आपका ये समबाहु त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है अपन को, देखिए इस त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड और इस त्रिज्यखंड तीनों को मिलाने से एक अर्धवर्त बनेगा। वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², और अर्धवर्त के क्षेत्रफल के लिए किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा था कि पाई आपको क्या मानना है, 22/7 मानना है, और √3 आपको मानना है 1.73 मानना है। ठीक है, ये मान के इसको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 1.73 अपन लिख देंगे बट्टे 4, और ए कितना है, त्रिभुज की जो भुजा है वो कितना है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है, 28, तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 28 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो -22/7, और ये 2 है ही, और आर कितना है भाई, तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है उसकी आधी लंबाई का क्या खींच रहे हैं, वृत्त खींच रहे हैं, तो आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, 28 की आधी 14 हो जाएगी। तो r² करना 14 इंटू 14। देखिए अब कैलकुलेशन को अपन कर लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, कितने बार, 7 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे चलो इसको रहने दो पॉइंट को। देखिए अपन क्या करते हैं, या तो आप कर लो, देखो 7 को इंटू कर लो आप किससे, 28 से, 1.73, 7 को इंटू करते हैं 28 से, तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, हासिल में 5, 7 दूना 14, 5 196। इधर देखिए 7 दूना 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, ये तो इजी है, 14 दूना 28, 28 को अपन 11 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 28 इंटू 11। कैसे सोल्व करेंगे, 8 लिख दिया, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 10, हासिल में 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए अपन तीन संख्या का मल्टीप्लाई सीख रखे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में ये अपन ने सीखा था, तो इससे सोल्व करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। 6 3 18, हासिल में 1, 9 3 27 28, और 7 6 42, 42 और 28 70, हासिल में चला जाएगा 7, फिर कितना हो जाएगा 3 और 7 10, और 16 9 7 63, 63 और 16 कितना हो जाएगा 79, हासिल में चला जाएगा 7। ठीक है, 7 और 7 14, 14 और 9 23, हासिल में 2, और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। कितना आ जाएगा, कितने पॉइंट छोड़ के, कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 339.08, माइनस करना है 308। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.08, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और ये कितना 3, कितना आ जाएगा 31.08 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका, निम्नलिखित में से किस मानदंड को लागू करने से दो त्रिभुजों का सर्वांगसम सिद्ध नहीं किया जा सकता। देखिए सर्वांगसम के नियम अपन चैप्टर में पढ़ते हैं, तो 3 प्रकार के पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं अपन पढ़ते हैं भुजा 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 नियम, भुजा कोण भुजा नियम, कोण भुजा कोण नियम, ये 3 ही पढ़ते हैं, तभी तो वो त्रिभुज को अपन सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए ये भुजा कोण भुजा 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 नियम अपन पढ़ते हैं। यदि 2 त्रिभुजों की भुजाएं, पूरी भुजाएं समान होती है तो वो क्या होते हैं, आपस में सर्वांगसम होते हैं। कोण कोण कोण, देखिए सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान। देखो यदि कोण समान है, ठीक है, कोण समान है, मैं एक समबाहु त्रिभुज का लेके बता देती हूँ आपको। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज आपका ये है, ठीक है, और एक मैंने बड़ा बना दिया है, इसी में भी आपका क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी क्या है आपका 60 डिग्री होगा।
तो देखिए इसमें सब तीनों मतलब इसमें भी तीनों कोण आपके समान है, इसमें भी 60 60 60 ही है, लेकिन क्या इसकी लेंथ इसके बराबर है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज की लेंथ या मतलब भुजा अलग अलग होती है, लेकिन जो कोण होते हैं वो सारे सेम ही होते हैं ना, चाहे आप छोटा लो चाहे बड़ा लो, कोण तो आपके सेम ही होंगे ना। जो सर्वांशम होता है उसका मतलब होता है सर्वांग समान, उसकी भुजाएं भी आपकी समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भुजाएं समान नहीं है, तो कौन सा आपका एक नियम मतलब नहीं हो सकता? जब कोण 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 आपका समान हो, इसका मतलब ये सिद्ध नहीं हो सकता है कि वो सर्वांशम है ही। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये अपन सर्वांश में पढ़ते हैं 3 नियम, भुजा 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 नियम, भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण नियम अपन सर्वांश में पढ़ने हैं। ठीक है, तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 17, 2 प्लस टेन स्क्वायर टू ए प्लस कोट स्क्वायर टू ए बटे सेक टू ए इंटू कोसेक टू ए। देखिए यहाँ पे टू ए का फॉर्मूला लगाने से अच्छा है अपन ए का मान कुछ मतलब ए की कुछ वैल्यू रख लेते हैं डिग्री में। ठीक है, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैं क्या क्या कर लू, यहाँ पे मैं ए की वैल्यू रख लू कितनी, 30 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 30 डिग्री रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो कितना बन जाएगा, 2 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपका कोट स्क्वायर 30 नहीं 60 आएगा, 2a है ना, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये कोट स्क्वायर 60 डिग्री, नीचे कितना आ जाएगा आपका सेक 60 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 3। कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे √3 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ऐसे ये देखो सेक 60 कितना होता है आपका, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 की वैल्यू होती है आपकी कितनी 2 होती है। ठीक है, तो ये 2 लिख देंगे। ठीक है, और ये देखो कोसेक 60 कितना होता है आपका, कोसेक 60 होता है 2/√3 होता है, 2/√3 होता है कोसेक 60। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 3 दूना 6, 9 और 6 15 और 1 16, 16/3 बटे में 4/√3। देखिए 4 से काटते कितना, 4 चौक 16, इसको अपन काटेंगे √3 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ रहा अपना 4/√3 आ रहा है। अब अपन को ऑप्शन से मैच करना है कि कौन से ऑप्शन में अपन यदि थीटा ए की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो 4/√3 अपना आता है। ठीक है, पहले ऑप्शन से मैच करते हैं। ये कितना है सेक 60, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 प्लस कोसेक 60 कितना होता है 2/√3। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 प्लस 2/√3। इससे आ रहा है क्या 4/√3? नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। उसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर बी को अपन देखते हैं, कोट टू ए, कोट टू ए, कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कोट 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। ठीक है, और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। तो देखिए यहाँ से भी आपका क्या आएगा -1/√3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी है, उसमें एग्जाम में आपका माइनस आया था, लेकिन इसमें यहाँ पे इंटू होना चाहिए था। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे अपन इंटू करके इसको सोल्व करते हैं, तो साइन सेक 60 कितना होता है आपका 2 इंटू कोसेक 60 कितना होता है 2/√3, तो ये कितना हो जाएगा 4/√3। तो देखिए 4/√3 अपना मैच हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत आया था। ठीक है, यहाँ पे माइनस आया था, माइनस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे इंटू होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मान लीजिए टी है वो 0 डिग्री से तो अधिक है, टी कोई कोण है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है, 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। टी का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में चेक करते हैं, जब टी आपका 45 डिग्री है तो साइन टी और कोस टी बराबर नहीं होंगे। भाई 45 डिग्री जब कोण होता है, थीटा 45 डिग्री होता है, तो साइन और कोस दोनों की वैल्यू सेम होती है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, इसमें तो सेम नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, साइन टी ग्रेटर देन होगा कोस टी से, कब? जब टी की वैल्यू अपन 45 डिग्री से कम रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी 45 डिग्री से कम कोई भी अपन एंगल रख लेते हैं, 30 डिग्री रख लेते हैं जिसका मान अपन को पता हो। ठीक है, तो देखिए साइन 45 की साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ग्रेटर देन हो जाएगा। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2। तो भाई आपका ऐसे बताओ 1/2 आपका √3/2 से बड़ा है क्या? नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये वाला रखेंगे, इसमें 1/2 आपका लेस देन हो जाएगा √3/2 से। ठीक है भाई, इसमें भी टी को क्या रखना है, 45 डिग्री से कम, मैंने 30 डिग्री रख लिया, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। 1/2 आपका किससे छोटा हो जाएगा, √3/2 से छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप थीटा की वैल्यू जो 45 डिग्री से कम है, जो भी आपको कंडीशन दे रखी है, जो तो ऐसे मान रखना है जिसकी वैल्यू अपन को पता है। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले अपन को शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई, पाई को मैं लिख लेती हूँ, चलो लिख लेते, पाई r² h क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। ये अपन को दे रखा है 1232 दे रखा है। ठीक है, तो 1/3 पाई क्या मानना है अपन को, 22/7 मानना है, इंटू r², यहाँ से पता करेंगे अपन, h की वैल्यू अपन को दे रखा है 24। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, तो देखिए 3 से काटते हैं 8 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 इस अच्छा पहले इसको क्या करते हैं, 11 से काटते हैं, ये 11 से 2 बार, ये 11 से जाएगा कितनी बार, 112 बार। देखिए 8 दूना 16 और 16 6 42, वो 16 से 96, 16 7 112, 16 से 96, 16 7 112, कितनी बार कट जाएगा ये, 7 बार कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए r² आपका क्या हो जाएगा, 7 × 7, तो r कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 7 आ जाएगा। r7 आ रहा है, h अपन को 24 दे रखा है। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r प्लस l, जहां पे l क्या होती है, तिर्यक लंबाई होती है। तिर्यक लंबाई मतलब ये आपकी h, ये आपका r है, तो ये क्या होती है आपकी l होती है। तो देखिए h आपको 24 दे रखा है, ठीक है, r आपको 7 दे रखा है, तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 7 24 25 का, तो ये l कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ये रख के अपन सोल्व करेंगे इसको, तो ये देखो 22/7, r अपना 7 आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे r तो अपना 7 है, l कितना है 25 है। देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 32, और जब इसको सोल्व करते हैं तो देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व, पहले 32 को 2 से इंटू कर लो, 64, और 64 को 11 से इंटू करते हैं, तो 11 का अपन को ट्रिक पता है, 64 × 11। ठीक है, 11 की ट्रिक क्या होती है, पहले 4 रखेंगे, बीच में दोनों का योग कितना 6 और 4 10, 10 का 0 लिखेंगे हासिल में 1, और 1 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 704, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका टीए से, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका डीआई से आया था। क्या आया था क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका एक विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोधार्थियों की कुल संख्या और महिला शोधार्थियों की संबंधित संख्या को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए आपको ये ऐसे एक सारणी दे रखी थी, उसमें क्या दे रखा था, विभिन्न विभागों में कुल आपके रिसर्चर दे उनको, और जो आपकी महिला रिसर्चर थी उनका डेटा दे रखा था। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा है गणित और सांख्यिकी विभाग में पुरुष शोधार्थियों की का अनुपात कितना होगा, किसमें, गणित और सांख्यिकी में, मैथ और स्टैटिक्स में। ठीक है, तो देखिए ये टोटल थे, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है, जो कि महिलाओं को अलग से भी दे रखा है। तो देखिए गणित के अंदर आपकी महिला है, वो पुरुष कितने हो जाएंगे, ये तो टोटल 18 है,
और 4 उनमें से महिला है तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ठीक है, अनुपात सांख्यिकी में आपके 12 यदि टोटल है, 12 में से 3 आपके क्या है? महिला है, तो पुरुष कितने बच गए? 9। यही बस आपको बताना था, पर पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। क्या था आपका ऑप्शन में? कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका एक डीआई से आया था, एक बार ग्राफ था। देखिए क्या था, नीचे दिए गए बार ग्राफ क्रमागत 2 वर्षों 2013 और 2014 के दौरान 6 स्कूलों की पुस्तकों की बिक्री को दर्शाता है। देखिए 6 स्कूल है, ए से लेके एफ तक। तो इसमें दर्शा रहा है कि देखो जो ये वाला है ना, ये ग्राफ से दिखा रहा है आपका 2013 में बिक्री, और ये वाला ग्राफ दिखा रहा है आपका 2014 में बिक्री को दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए अपन को जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था? देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था जो हिंदी में आपके गलत आया हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन आप देखते तो वो सही था, तो मैंने उसको सही करके लिखा है। देखो वो क्वेश्चन क्या पूछा था, 2013 में स्कूल ए, सी और एफ की औसत बिक्री 2014 में स्कूल ए, बी और सी की औसत बिक्री का कितना परसेंट है? तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 2013 में ए, सी और एफ ने कितनी बिक्री की है। ए में 2013, ये 2013 को दर्शाता है, ये 2014 को। तो ए, सी और एफ 2013 में ए में कितनी बिक्री हुई थी 2013 में? 50। सी 60, 50 और 60 कितना हो जाएगा? 110। और एफ में 40, 150। 150 की बिक्री हुई थी कब? ए, सी और एफ की 2013 में। ठीक है, इनका औसत क्या हो जाएगा? 150/3 हो जाएगा। 2014 में स्कूल ए, बी और सी की औसत बिक्री का कितना परसेंट है? का आगे इसके वो क्या आएगा आपका? नीचे आएगा ए, बी और सी। ए 2014 में ए में कितनी बिक्री हुई थी? 70, ये हजारों में दे रखा है। ठीक है, 70। यहाँ पे बी में 35, 70 और 35 105, और आपको एक दे रखा है 80। 80 कितना हो जाएगा? 185। ठीक है, इसका औसत निकालेंगे 185 का, तो क्या आ जाएगा? नीचे 3। इसका परसेंटेज अपन को पूछा था कितना परसेंट है, का कितना परसेंट? देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन इसको 5 से काट दे तो ये कितने बार? 30 बार कट जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? देखो 5 से 15 और 5 7 35। अब देखो इसको जब सोल्व करते हैं अपन, 3000 में किसका भाग देंगे? 37 का भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए सब जगह 8 आ रहा है, मतलब इसको 8 करेंगे, 8 से इंटू करते हैं तो कितना आता है? 8 7 56, और 5 8 3 24, और 5 कितना हो जाएगा आपका? 29। 296 आ जाएगा। फिर कितना बच जाएगा आपका? 4 जीरो आ जाएगा। तो ये कितनी बार गया है? एक बार, मतलब 81 पॉइंट कुछ आएगा। पूरा 81 में तो नहीं जा रहा, अभी भी बच रहा है आपका। देखो 37/3। देखिए अपन जीरो लगाएंगे यहाँ पे, अभी भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे, फिर जीरो। ठीक है, तो फिर कितनी बार जाएगा आपका? 8 बार। कितना आ जाएगा? 81.08% इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यदि अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30% और 40% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रम मूल्य के बीच का अंतर ₹105 है, तो अंकित मूल्य क्या है? देखिए सबसे पहले तो देखो कितने की छूट दे रहा है? 65% की छूट दे रहा है। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है? 30% और 40% की दो क्रमिक छूट दे रहा है। तो देखिए इसको अपन जब भी आपको जब दो छूट दे दे और उनकी एक आपको एक छूट निकालनी हो, तो वो कैसे निकालते हैं? आपका एक फॉर्मूला आता है, A+B - A×B/100 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे देखो अपन एकल छूट निकालेंगे, जब भी दो छूट दी हुई तो एकल छूट कैसे निकालते हैं? A+B - A×B/100। तो ये कितना हो जाएगा? 30 + 40 - 30 × 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका? 70 - 4 × 12। 70 - 12 आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 58 आ जाएगा। मतलब इससे जो आपकी एकल छूट निकल के आई है 58%। ठीक है, विक्रय मूल्य के बीच अंतर 105 का आता है, जबकि छूटों में अंतर कितने का है? देखो पहले एक 65% की छूट दे रहा है, फिर क्या करा? 30% और 40% की दो क्रमिक छूट, उसकी एकल छूट कितनी आ गई? 58। तो देखिए यहाँ पे छूट में कितने परसेंट का अंतर आ रहा है? 7% का अंतर आ रहा है।
ठीक है। तो देखिए 7% किसके बराबर हो जाएगा आपका, 105 के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 7 5 35 15, ठीक है। 15 के 1% किसके बराबर हो गया, 15, और अपन को अंकित मूल्य चाहिए तो 100% किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1500 के बराबर। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1500 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन, दी गई तालिका में ए अनुपात सी बराबर है बी अनुपात डी, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। मैंने डी को एक्स मान लिया, तो क्या बोल रहा है, ए अनुपात सी, मतलब ए बटे सी बराबर किसके है, बी बटे डी के। तो ए कितना है आपका 25, सी कितना है 30, ये बराबर हो जाएगा बी 40 बटे डी, अपन ने एक्स माना है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, ये 5 बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा, इसको इससे काटते हैं तो 8 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8 6 48, इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, प्रिया अपने स्कूटर को ₹42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है, किसने क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 42,564, लेकिन इसने लाभ किसमें, परसेंट में पूछा है। तो देखिए जब भी आपके पास में यहाँ से देखो विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है, मतलब यहाँ से आपके पास में विक्रय मूल्य और जो लाभ है उसका रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा तो अपन रेशियो से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अपन को पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास में ऐसा है कि आपको विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य किसी का रेशियो दे रखा हो, फिर प्रॉफिट या आपको हानि परसेंट पूछ रहा है, तो उस केस में अपन इन रुपए को मतलब काम में नहीं लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, अपन को इनसे कोई मतलब नहीं, उसने बोला है 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करता है, मतलब लाभ कितना है, विक्रय मूल्य का 1/6 भाग, विक्रय मूल्य का 1/6 भाग क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ से प्रॉफिट और एसपी विक्रय मूल्य का रेशियो आएगा, वो कितना आ जाएगा 1/6। तो यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं अपन, कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अपन को लाभ परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट अपन कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना अपना रेशियो में 1 बटे क्रय मूल्य कितना है 5 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20, तो कितना आंसर आ जाएगा 20%, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए अपन को पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से आपका डीआई से आया था। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका पिछले कुछ वर्षों में ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित 3 प्रकार की कारों ए बी सी का उत्पादन हजार में दर्शाती है। देखो 2015 से 2018 में 3 प्रकार की कारें हैं, उनका उत्पादन ये हजार में आपको दिखा रही है। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, वर्ष 2015 से 2018, वर्ष 2015 से 2018 तक सभी वर्षों के लिए बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन, बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन ए और सी प्रकार की कारों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना कम है। देखिए सबसे पहले तो बी प्रकार की कारों का जो औसत उत्पादन हो जाएगा 2015 से 2018 तक, तो इनको जोड़ के 2015 से 2018 तक 4 वर्ष हो गए, 4 का भाग लगा देंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, देखो बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 8 5 13 2 15 और 4 19, हासिल में 1 चला जाएगा, 7 7 14 और 6 20 और 5 25, ये हो गया आपका। इसमें अपन 4 का भाग दे लेंगे। ठीक है, और फिर क्या है, ए और सी प्रकार की कारों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना कम है। देखो संयुक्त औसत उत्पादन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए कारों का औसत उत्पादन प्लस सी कारों का औसत उत्पादन, और इनका औसत लेना है अपन को, दोनों ए और सी 2 है तो 2 का औसत लेना है। ये क्या होगा आपका संयुक्त औसत उत्पादन होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको तो करते हैं अपन, 4 6 24 और ये 1 बच जाएगा, 4 4 16, 3 4 7 28 और 4 5 20, ये आ जाएगा। बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ए प्रकार के कितने हैं, देखो इसको जोड़ते हैं अपन। देखो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ,
ए प्लस सी बटे 8। ठीक है, तो ए को लिखेंगे अपन, देखो 6 4 10, हासिल में एक चला जाएगा, 9 9 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 और 8 33। ये हो जाएगी ए प्रकार की कार्य। और सी प्रकार की कार्य देखो कितनी है, 9 6 15, हासिल में एक 9 9 18 और 2 20, हासिल में एक चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3050। इसमें किसका भाग देना है, 8 का। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा आपका 3, अच्छा 33 और 3000, इसको 9 9 18 19 20, अच्छा 4 आएगा यहाँ पे ना, ये आ जाएगा 4050। इसको सोल्व करते हैं, देखो 0 ये 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 और 4 और 3 7, 7350 में 8 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 नाम 72, एक बच जाएगा, 8 ही के 8 कितना बच जाएगा 7, 8 अंटा 64, कितना बच जाएगा फिर से 6, 8 7 56। ठीक है, 8 7 56 और फिर कितना 8 5 40। ठीक है, इतना बच गया। अब अपन को क्या बोल रहा है, इनका डिफरेंस तो पूछ रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 918.75 में से घटाना किसको है 447.5 को, तो ये हो जाएगा देखो आपका 0.25, ये 1 और यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा तो 7 और यहाँ पे 2, 271.25 हजार आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपका 10 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हैं, अच्छे से समझते हुए। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे की क्लास में अपन इसकी जो शिफ्ट 2 हुई थी उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।